नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। क्या संक्रमण के डर से अपने बॉर्डर सील करने वाला और सख्त प्रतिबंध लागू करने वाला उत्तर कोरिया भी महामारी की चपेट में है? एमपी के देवास जिले के नेमावर में दलित परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी सुरेंद्र केसरिया हिंदू संगठन का पदाधिकारी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रोजेक्ट से जुड़ी विवाद सामने आने के बाद इसकी कमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने हाथों में ले ली है। भारत सरकार ने काउंटर ड्रोन पॉलिसी बनाने पर काम शुरू कर दिया है। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कोरोना की स्थिति पर चर्चा होने के आसार हैं। साथ ही कुछ मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा भी की जा सकती है। वर्चुअली होने वाली इस मीटिंग में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नगर विमानन मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय के काम का रिव्यू होने के आसार हैं। मोदी ने एक हफ्ते पहले भी मंत्रियों के अलग अलग समूहों के साथ बैठकें की थी और उनके कामकाज की समीक्षा की थी। ये बैठकें प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी। इनमें से ज्यादातर बैठकों में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मौजूद समय में मंत्री परिषद की बैठकों का होना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलें चल रही हैं। क्या संक्रमण के डर से अपने बॉर्डर सील करने वाला और सख्त प्रतिबंध लागू करने वाला उत्तर कोरिया भी महामारी की चपेट में है? यह सवाल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बयान के बाद जोर पकड़ चुका है। किम ने स्पष्ट शब्दों में ये नहीं कहा कि देश में कोरोना संकट है, पर कहा कि बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने किम का बयान जारी किया है। इनमें किम के कहा कि देश में लंबे समय से जारी प्रतिबंधों के सिलसिले में अधिकारियों ने अहम फैसले लागू करने में लापरवाही बरती। इसमें देश और जनता की सुरक्षा निश्चित करने में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। किम के बयान में किसी घटना का जिक्र नहीं किया है और न ही ये बताया गया है कि संकट किस तरह का है। किम ने कहा कि अधिकारियों की लगातार लापरवाही और कालिबियत बेकमी के चलते संकट पैदा हुआ है। इसके चलते हमारे विकास और क्रांतिकारी कामों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और उनमें रुकावट हुई है। बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने अब तक यह स्वीकार नहीं किया है कि उसके यहाँ कोरोना का एक भी केस है। एमपी के देवास जिले के नेमावर में दलित परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी सुरेंद्र केसरिया हिंदू संगठन का पदाधिकारी है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 5 लोगों की हत्या की और शव खेत में दफना दिए। यह पूरा मामला प्रेम संघर्ष हुआ है। आरोपी सुरेंद्र पुलिस को गुमराह करने के लिए रूपाली के मोबाइल से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर परिवार के सकुशल होने की स्टेटस अपडेट करता रहा। हालांकि बार बार एक ही फोटो पोस्ट करने पर पुलिस को शक हुआ और पुलिस पूरे मामले का मंगलवार को खुलासा किया। सुरेंद्र और उसके साथियों ने आदिवासी कौरुक समाज के इस परिवार के लोगों की हत्या कर शव 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिए गए। शवों पर खाद और नमक डाल दिया गया जिससे कि जल्दी गल जाए। इससे सभी शव कंकाल में बदल गए। परिवार के 5 लोग 47 दिन से लापता थे। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर कंकाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड के पीछे अफेयर की बात सामने आ रही है। खेत में काम करने वाले एक मजदूर ने यह खुलासा किया था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद सामने आने के बाद इसकी कमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने हाथों में ले ली है। अब तक संघ के सरकार वह रहे भैयाजी जोशी मंदिर परियोजना के केयरटेकर का भूमिका निभाएंगे। यानी अब पूरा प्रोजेक्ट भैयाजी जोशी की देखरेख में चलेगा। संघ में अनौपचारिक तौर पर यह निर्णय हो गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम राजा जन्मभूमि देख रहा है, जिसके सचिव चंपत राय है। राय को विश्व हिंदू परिषद से ट्रस्ट में मनोनीत किया गया है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए अभी तक
3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इकट्ठा हुई है। लेकिन अनुमान है कि पूरी अयोध्या को विकसित करने के लिए इस प्रोजेक्ट पर करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि संघ ने भैयाजी जोशी को यह जिम्मेदारी मंदिर के लिए जमीन खरीद से जुड़ी अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद सौंपी है। हालांकि संघ के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि जमीन खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की खबरें और आरोप उसे भी चिंता में डाल रहे हैं। भारत सरकार ने काउंटर ड्रोन पॉलिसी बनाने पर काम शुरू कर दिया है। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक के बाद लगातार 2 दिन ड्रोन एक्टिविटी के बाद मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बैठक में पूरे जम्मू और पंजाब इलाके में काउंटर ड्रोन सिस्टम की स्थायी तैनाती की जरूरत बात हुई है। एनडीटीवी के मुताबिक एनमित के इस स्ट्रेटजी पर बात हुई कि ड्रोन के जरिए होने वाली आतंकी हमलों को कैसे रोका जाए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए हैं। जम्मू क्षेत्र में पिछले 3 दिन में 3 बार ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। सबसे पहले शनिवार रात जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ। इसमें एयरफोर्स के 2 जवानों को हल्की चोटें आई और एक बिल्डिंग की छत को नुकसान हुआ। इसके बाद रविवार की रात को भी जम्मू के कालूचक मिलिट्री बेस पर ड्रोन नजर आया। फिर सोमवार देर रात संजावन मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा। 3 दिन के भीतर 3 बार ड्रोन एक्टिविटी से सरकार सतर्क हो गई है। मंगलवार को पीएम की हाई लेवल मीटिंग में जिस काउंटर ड्रोन पॉलिसी पर बात हुई, इसमें अपनाए जाने वाले मॉडल को भी बताया गया। जेएनके के कुलगाम में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर जारी है। कुलगाम के छिमेर इलाके में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से एनकाउंटर शुरू हुआ। अब तक 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। शोपियां में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर का एक आतंकी ढेर कर दिया था। ऑपरेशन के दौरान दूसरे आतंकी ने सरेंडर कर दिया। उसका नाम साहिल रमजान डार है। वह कश्मीर का ही रहने वाला है। शोपियां एनकाउंटर के दौरान सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स की चौधरी गुंड सीओबी के मेजर शुक्ला ने आतंकी को परिवार और दोस्तों का वास्ता देकर सरेंडर करवा लिया। एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे आतंकी को सरेंडर के लिए प्रेरित कर रहा है। वीडियो में मेजर शुक्ला अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि साहिल, मेरी बात सुन, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना हथियार डाल दो, हाथ ऊपर करो और बाहर आ जाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा अगर तुम हथियार डालकर बाहर आते हो तो। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,641 नए मरीजों की पहचान हुई। 60,268 ठीक हो गए हैं और 816 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 78 दिन में रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा सबसे कम रहा है। इससे पहले 12 अप्रैल को 880 लोगों ने इस महामारी से दम तोड़ा था। मंगलवार को एक्टिव केस में 15,438 की कमी आई। अब 5.31 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। यहां मंगलवार को 8,085 लोग संक्रमित पाए गए। 8,623 लोग ठीक भी हुए हैं और 231 लोगों की मौत हो गई। यहां अब तक 60.51 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 58.9 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 1.31 लाख लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल 1.17 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में मंगलवार को 383 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 676 लोग ठीक भी हुए हैं और वहीं मौतों का आंकड़ा बताया नहीं गया। अब तक 9.94 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इनमें 9.74 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 13,438 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 5,914 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो। कहीं भी कभी भी मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। महामारी के दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोरोना से मौत होने पर परिजन मुआवजे के हकदार हैं, सरकार उन्हें मुआवजा दे। मुआवजे को रकम कितनी होगी ये सरकार तय करे। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वह मुआवजा दिए जाने की गाइडलाइन तय करें। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह की बेंच ने गौरव बंसल बनाम केंद्र सरकार और दीपक कंसल बनाम केंद्र सरकार केस में यह फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि कोरोना संक्रमण और संक्रमण के बाद तबीयत खराब होने से जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। याचिका में यह भी कहा था कि कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया सरल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वे 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें ताकि अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में गए प्रवासी मजदूरों को राशन आसानी से मिले। केंद्र को निर्देश दिए कि वह असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल डेवलप करें ताकि उन्हें स्कीमों का फायदा दिया जा सके। बीवीजी घूसकांड में जयपुर ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम के साथ RSS के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बारम के खिलाफ भी केस दर्ज होने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निम्बारम को गिरफ्तार नहीं करने पर अपनी ही सरकार को ACB पर सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने कहा, RSS के प्रमुख व्यक्ति सहित 4 लोगों के खिलाफ जांच के बाद ACB के FIR दर्ज की है। इसमें राजाराम और कंपनी के प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया है। मेरा यह सवाल कि RSS के प्रमुख व्यक्ति जिसकी भ्रष्टाचार की डील करते हुए मौजूदगी वीडियो में साबित हो रही है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। मेरी सरकार से भी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे लोग हैं, उनके भी सामने लाया जाए। डोटासरा ने कहा कि RSS के लोग सामने तो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और सत्यनिष्ठा व्यक्ति हैं, हम राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र के साथ काम करते हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो में वह व्यक्ति BVG कंपनी के अधिकारियों के साथ 10% कमीशन की बात कर रहे हैं, एक मुश्त लेने की बात कर रहे हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले धर्मांतर का मुद्दा गर्म होता रहा है। राज्य की ATS आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी कर रही है। मंगलवार को महाराष्ट्र के भीड़ से इरफान ख्वाजा खान को गिरफ्तार किया गया। वह मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में एंटरप्रेन्योर का काम करते हैं। इस मामले में सूत्रों की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। मालूम चला है कि यह वही इरफान है जिससे 2017 और 2020 में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था। इन दोनों ही कार्यक्रमों में इरफान ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को इशारों के जरिए मुख बधिर लोगों को समझाया था। अब सवाल ये भी उठने लगा है कि अगर इरफान इस तरह के मामलों में शामिल था तो वह PM मोदी के मंच तक कैसे पहुंच गया? क्या SPG और PM मोदी की सिक्योरिटी में लगी एजेंसियां इस बात को नहीं मालूम कर सकी? प्रधानमंत्री के साथ जिन 2 कार्यक्रमों में इरफान ने मंच साझा किया था, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और दूसरा गुजरात के राजकोट में हुआ था। राजकोट में कार्यक्रम 29 जून 2017 में हुआ था। 1 जुलाई से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर आपकी पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि नियमों की जानकारी पहले ही अपने पास रखें। 1 जुलाई से IDBI और SBI बैंक से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। हम आपको ऐसे 9 बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ेगा। 1 जुलाई से ATM से पैसा निकालना और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट पर यह सभी नए नियम लागू रहेंगे।
SBI के ATM का बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। इसके बाद यानी फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और GST देना होगा। इसके अलावा अब चेक बुक लेने के लिए भी आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। IDBI बैंक 1 जुलाई से चेक लीव चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लोकट चार्ज को बदलाव करने जा रहे हैं। बैंक ने नकद जमा के लिए मुफ्त सुविधा को सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचों में मौजूदा 7 और 10 बार से घटा कर 5 कर दिया है। इसके अलावा ग्राहकों को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेक बुक ही फ्री मिलेगी। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी उठापटक का असर केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी पड़ा है। पहले कहा जा रहा था कि 20 जून तक मोदी कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। अब बताया जा रहा है कि जुलाई में होगा। कुछ जानकार विस्तार में हो रही देर को LPG के जारो घमासान के भी जोड़कर देखने होंगे। अब भाजपा वेट एंड वॉच के मूड में चली है। वह चिराग और पशुपति पारस के प्रति वोटरों का मूड भांपने लगी है। चर्चा थी कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में LJP को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि LJP सुप्रीमो रामविलास पासवान का निधन केंद्रीय मंत्री रहते तो हो गया है। ऐसे में चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन एने मौके पर ही चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने विरोध कर दिया। पशुपति पारस ने 5 सांसदों को लेकर LJP पर दावा ठोक दिया है। हालांकि पारस को लोकसभा में संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता मिल चुकी है, लेकिन LJP पर हक की लड़ाई ने मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लगा दिया है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि केंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार LJP विवाद में फंसा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा पर भी असरदार है। अमेरिका के टॉप हेल्थ रिसर्चर संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी में यह सामने आया है। NIH ने कोवैक्सीन ले चुके लोगों के ब्लड सीरम पर 2 स्टडी की थी, जिनमें पता चला कि यह वैक्सीन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम है। बता दें, भारत में दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही ज्यादातर खतरनाक हुई है। अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि हमारे एडजुवेंट से कोवैक्सीन के ज़्यादा प्रभावी होने में काफ़ी मदद मिली है। बता दें, एडजुवेंट एक केमिकल होता है जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर वैक्सीन के असर को बढ़ाने के लिए होता है। यह इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है जो एंटीजन से लड़ता है। भारत, अमेरिका और यूरोप के इससे इम्पोर्ट करता है। NIH का कहना है कि कोवैक्सीन के फेज 2 ट्रायल के नतीजों से पता चलता है कि सुरक्षित है। इसके फेज 3 ट्रायल के डेटा भी इसी साल उपलब्ध हो जाएंगे। फेज 3 के अंतरिम नतीजों से पता चलता है कि यह वैक्सीन कोरोना के सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन के खिलाफ 78%, गंभीर संक्रमण पर 100% और एसिम्प्टोमेटिक इंजेक्शन के खिलाफ 70% प्रभावी है। ब्रिटेन में करीब 5 महीने बाद 22,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। सोमवार को यहां 22,868 नए मरीज मिले थे, जबकि इसी साल 30 जनवरी को 23,108 नए मरीज मिले थे। ब्रिटेन में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3,07,776 हो गई है। दूसरी ओर स्कूली छात्रों के सेल्फ आइसोलेशन से भी सरकार की चिंता बढ़ गई है। अब सरकार छात्रों का सेल्फ आइसोलेशन खत्म करने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि बच्चों के सेल्फ आइसोलेशन से माता पिता परेशान हो गए हैं। बच्चों की शिक्षा भी बाधित हो रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री निक गिन ने भी मंगलवार को कहा, हम बच्चों के सेल्फ आइसोलेशन के बजाय डेली कॉन्टैक्ट टेस्टिंग पर जोर देना चाहते हैं। सरकार 19 जुलाई के पहले इस पर फैसला करेगी। ब्रिटेन में 17 जून तक 1.70 लाख छात्र सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। ये छात्र ऐसे लोग हैं के संपर्क में आ गए थे जिन्हें कोरोना हुआ था। ये सरकार अनुदानित स्कूलों की छात्र संख्या का भी 2% है। इसके बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार और बच्चों के माता पिता दबाव में आ गए हैं। माता पिता की मांग है कि बच्चों का सेल्फ आइसोलेशन खत्म कर दिया जाए, इससे उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के बतौर प्राइवेट व श्रेणी सुधार यानी ग्रेड अपग्रेडेशन के लिए बैठने वाले स्टूडेंट्स प्रमोट नहीं होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को परीक्षा ही देनी होगी, लेकिन इनके लिए परीक्षा कब होगी यह अभी तय नहीं किया गया है।
बोर्ड की परीक्षाओं में रेगुलर स्टूडेंट के साथ प्राइवेट व श्रेणी सुधार के लिए स्टूडेंट बैठते हैं। राज्य सरकार के आदेश पर बोर्ड 10वीं और 12वीं के रेगुलर स्टूडेंट को प्रमोट करने की तैयारी में जुटा है। शिक्षा विभाग के माध्यम से बोर्ड ने स्कूलों से अंक निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करा दी है। कक्षा 12वीं की रेगुलर स्टूडेंट के लिए परिणाम अंक निर्धारण व 10वीं के स्टूडेंट के अंक निर्धारण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट अथवा ऐसे स्टूडेंट जिन्हें श्रेणी सुधार के लिए या किसी एक विषय की परीक्षा के लिए आवेदन किया है, बोर्ड द्वारा जब की परीक्षा का आयोजन हो उन्हें अवसर प्रदान किया जाएगा। रेगुलर परीक्षा के लिए आवेदन के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के स्टूडेंट को भी बोर्ड द्वारा जब परीक्षा आयोजित की जाएगी उनमें से सम्मिलित होना पड़ेगा। इनकी संख्या करीब 10,000 होती है। तो आज के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।